हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम बीएसएससी का इंटर स्तरीय रुक्मणी का सेट प्रैक्टिस करा रहे हैं। रुक्मणी का सेट प्रैक्टिस अर्थात प्लेटफॉर्म का ये सेट प्रैक्टिस नंबर आप यहाँ पे जो देख रहे हैं 18 है। अर्थात हमने अभी तक 17 सेट प्रैक्टिस करा चुका है। यदि आपने सेट प्रैक्टिस नहीं किया है, यदि आपने नहीं देखा है, तो प्लीज़ आप जाए हमारे प्लेलिस्ट से उनको देखें, क्योंकि ये 17 प्रैक्टिस सेट यदि आप कर लेते हैं तो नेक्स्ट अगर कोई भी सेट प्रैक्टिस आप करेंगे तो 100% आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा और साथ ही आपका स्कोर अच्छा होगा। साथ ही आप अपने तैयारी को बेहतर बना पाएंगे। ये रुक्मणी का वॉल्यूम 2 है, जिसमें 20 प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं, जिसमें से हम 17 करा चुके हैं। आज हमारा सेट प्रैक्टिस 18 होगा। चलिए बिना देर के हुए हम सेट प्रैक्टिस 18 करते हैं। देखिए, ये प्रश्न नंबर दिख रहा है और हाल ही में साहित्य के लिए यूनेस्को की क्रिएटिव शहरों की सूची में भारत के किस शहर को शामिल किया गया है? यहाँ साहित्य के लिए पूछा गया है। तो हालांकि मैं पिछले सेट में ही आपको बता चुका हूँ कि 2 शहर चुने गए हैं, संगीत के लिए ग्वालियर को और साहित्य के लिए कोझिकोड को। आपको ध्यान रखना है, साहित्य का शहर कोझिकोड बन गया। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। वर्तमान में भारत में 42 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में हो गया है और भारत के 41वें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन को शामिल किया गया है। वही 42वें यूनेस्को धरोहर विश्व धरोहर स्थल के रूप में कर्नाटक के होयसल मंदिर शामिल है। तो इस बातों को आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 है। प्रश्न नंबर 2 बोला है कि नवंबर 2023 में 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ कहाँ किया गया था? तो ये 54 नंबर का था। इसका राइट आंसर हो जाएगा गोवा। इस बातों को ध्यान रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में ही आयोजन किया गया था 54 नंबर का। गणगौर महोत्सव राजस्थान का सबसे अच्छा महोत्सव है और महत्वपूर्ण महोत्सव है। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव गुजरात का महोत्सव है। बात कर ले हम चिखल महोत्सव का, तो यह गोवा का महोत्सव है। और बात कर ले यदि हम माटी कला महोत्सव का, तो ये अहमदाबाद गुजरात का महोत्सव है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में किस पूर्व यूएन सचिव को संयुक्त राष्ट्र में 2023 दिवाली पावर ऑफ वन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? दिवाली पावर ऑफ वन पुरस्कार किसे दिया गया है? सिंपल भाषा में समझे तो इसका राइट आंसर बान की मून को दिया गया है, जो कि पूर्व यूएनए महासचिव रह चुके हैं। फ्रेंड्स, आपको पूर्व महासचिव बान की मून संयुक्त राष्ट्र में 3 प्रतिष्ठित राजनयिकों के साथ 2023 में दिवाली पावर ऑफ वन पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं। डिप्लोमेसी के ऑस्कर से सम्मानित किए गए हैं और इस तरह से आपको ध्यान रखना है। पुस्तक वान की मून की आत्मकथा है, ध्यान रखेंगे, रिजॉल्व यूनाइटिंग नेशन एंड डिवाइडेड वर्ल्ड नामक पुस्तक इनका आत्मकथा है। इतनी बात आपको ध्यान रखेंगे। पुस्तक का नाम फिर से मैं एक बार बोल दे रहा हूँ, रिजॉल्व यूनाइटिंग नेशन इन ए डिवाइडेड वर्ल्ड। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न 4 है। 4 नंबर प्रश्न को देखिए। भारतीय सेना द्वारा किस ऑपरेशन के तहत
कि लद्दाख में रहने वाले बच्चे के लिए कल्याणकारी गतिविधियां चलाई गई है। लद्दाख में बच्चे को के लिए कल्याणकारी विधियां ऑपरेशन सद्भावना के तहत चलाया गया है। सीबीआई ने ड्रग नेटवर्क को खत्म करने के लिए ऑपरेशन गरुड़ चलाया है। आरपीएफ ने 5 अप्रैल 2023 को ऑपरेशन सतर्क चलाया है। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने ऑपरेशन दृष्टि चलाया है। ऑपरेशन दृष्टि उत्तर प्रदेश पुलिस, सीबीआई, ऑपरेशन गरुड़, ऑपरेशन सतर्क आरपीएफ और ऑपरेशन सद्भावना कल्याणकारी ऑपरेशन सद्भावना भारतीय सेना के द्वारा चलाया गया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न नंबर है 5। 5 नंबर प्रश्न को देखिए। भारत में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड राज्यों का गठन हुआ था, अर्थात 3 राज्यों का गठन कब हुआ था? ये डैश वर्ष में बोला है। तो हम पिछले ही आपको सेट में बताए थे 2000 में इन राज्यों का गठन हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न 6 है। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से किस शहर को भारत में महलों का शहर, द सिटी ऑफ पैलेस के रूप में जाना जाता है? तो महलों का शहर आपको ध्यान रखना है, कोलकाता को कहा जाता है। इसी से आपको कुछ अन्य सिटी को याद रखना है, श्रीनगर, झीलों का नगर, सिक्किम, फल उद्यानों का स्वर्ग, उसके बाद ईश्वर का निवास स्थान प्रयागराज, 5 नदियों का भूमि पंजाब, बुनकरों का शहर पानीपत, अंतरिक्ष का शहर बेंगलुरु, भारत का डेट्रॉइट पीथमपुर और पहाड़ी की मल्लिका नेतरहाट को कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर 7 है। 7, निम्नलिखित में से किस शहर को द क्वीन ऑफ द अरेबियन सी के नाम से जाना जाता है? द क्वीन ऑफ अरेबियन सी कोच्चि को जाना जाता है। इसी पर आपको कुछ और चीजें याद रखना है, 5 नदियों का भूमि पंजाब, ईश्वर का निवास स्थान प्रयाग, बुनकरों का शहर पानीपत, त्योहारों का नगर मदुरई, क्वीन ऑफ द डेक्कन ध्यान रखना है, क्वीन ऑफ द डेक्कन पुणे को कहा गया है। वही पूर्व का पेरिस जयपुर और खुशबुओं का शहर कन्नौज को कहा गया है। इतनी बात आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, एसटीपीपी का पूर्ण रूप क्या है? ध्यान रखेंगे, एसटीपीपी का पूर्ण रूप सुपर थर्मल पावर प्लांट है। याद हो गया होगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 9 है। 9 प्रश्न में बोला है, संयुक्त राष्ट्र संघ के किस महासचिव को मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा डैग हैमरशोल्ड को मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार दिया गया है। यूथांट पहले एशियाई थे जिसे संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बने थे। इस बातों को ध्यान रखेंगे। वही ट्रिगवेली संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महासचिव बनने वाले थे। एशियाई में यूथांट हो गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10 है। 10 नंबर प्रश्न में बोला है कि दिसंबर 2023 दिल्ली में आयोजित पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स में शीर्ष स्थान किससे हासिल हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, हरियाणा को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। पैरा गेम्स में हरियाणा 40 स्वर्ण, 49 रजत और 26 कांस्य पदक के साथ 105 पदक जीतकर पहले स्थान हासिल कर लिया है। और हरियाणा में आयोजित 26वीं अखिल भारतीय वन खेल कूद प्रतियोगिता 2023 में छत्तीसगढ़ ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। वही खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 के पदक तालिका में महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर रहा है।
यदि पैरा पूछता है तो हरियाणा, और सीधे नॉन पैरा होगा तो महाराष्ट्र इसका राइट आंसर होगा। आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 11 है, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय महिला क्रिकेटर आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली प्रथम भारतीय महिला बन गई है? तो इसका राइट आंसर डायना एडुल्जी हो जाएगा। इस बातों को ध्यान रखेंगे। हाल ही में वीरेंद्र सहवाग को भी आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले भारतीय खिलाड़ी सुनील गावस्कर, बिशन सिंह बेदी, कपिल देव, अनिल कुंबले, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, बीनू मार्कंड, डायना एडुल्जी और वीरेंद्र सहवाग है। इतने नाम आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर है 12। 12 में बोला है कि विश्व का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता सुरक्षा संस्थान किस देश में स्थापित किया गया है? इसका राइट आंसर ब्रिटेन हो जाएगा। ब्रिटेन में पहली बार एआई आधारित जो है ना कृत्रिम बुद्धिमत्ता को स्थापित किया गया है। नवंबर 2023 में विश्व पर्यटन बाजार 2023 में लंदन में आयोजित किया गया है। रूसी परमाणु ऊर्जा कंपनी रोस्टॉम द्वारा विश्व का सबसे ऊंचा परमाणु अनुसंधान रिएक्टर दक्षिण अमेरिका के देश बोल्विया में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। कॉमनवेल्थ का मुख्यालय है, याद रखेंगे, कॉमनवेल्थ का मुख्यालय लंदन में है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। राष्ट्रमंडल में कुल सदस्यों की संख्या 54 है और ध्यान रखेंगे राष्ट्रमंडल का उद्देश्य है विश्व में शांति को सुनिश्चित करना, लोकतंत्र को बढ़ावा देना, समानता को बढ़ावा देना, नस्लवाद का विरोध करना, गरीबी, अज्ञानता और बीमारी के खिलाफ लड़ाई लड़ना। ये कॉमनवेल्थ का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसे प्रधानमंत्री कार्यालय के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो प्रधानमंत्री कार्यालय के निदेशक के रूप में श्वेता सिंह को नियुक्त किया गया है और डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्र प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव और प्रधान सलाहकार हैं। इस बातों को भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 15। 15 में बोला गया है कि दिल्ली सल्तनत काल में तबकात-ए-नासिरी की रचना किसने किया था? तबकात-ए-नासिरी के रचनाकार मिन्हाज उस सिराज है। मिन्हाज उल सिराज के तबकात-ए-नासिरी की रचना फारसी भाषा में किया गया था। तबकात-ए-नासिरी में न केवल दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंशों के सल्तनतों शासन का वर्णन है, अपितु इस्लाम का उत्थान, खलीफा शासन, ईरान के शासकों में भारत, तुर्की के शासन का आरंभ, गजनी और वंश के इतिहास, इन सभी की जानकारी आपको मिलती है। जियाउद्दीन बर्नी के तारीख फिरोज शाही और फतवा ए जाहिदरी की रचना जियाउद्दीन बर्नी ने किया था। तारीख फिरोज शाही को सल्तनत काल का ऐतिहासिक ग्रंथ की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना गया है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका मैथमेटिक्स का है। चूंकि हम मैथमेटिक्स अभी नहीं करा रहे हैं, आपकी डिमांड होगी तो हम आगे कराएंगे। फिलहाल हम आपको जीके जीएस करा दे रहे हैं ताकि आपका स्कोर अच्छा हो जाए। तो हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न नंबर होगा आपका 31। चलिए 31 प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और ये रहा आपका 31 नंबर प्रश्न। किस राज्य ने पवन लॉन्च किया है, जो एक अद्वितीय समुदाय आधारित कार्यक्रम है? इसका राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ ने पवन को लॉन्च किया है और यह जो है किन्नर समुदाय के लिए पॉलिसी बनाने वाली है। इतनी बात आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 1928 में साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया था? प्रशासनिक सुधार के विचार के लिए, शिक्षा सुधार के लिए, सैन्य क्षमता को बढ़ाने के लिए, भारत सामाजिक सुधार आंदोलन को प्रोत्साहित करने के लिए। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा प्रशासनिक सुधार के लिए आया था। प्रश्न नंबर 33 की ओर बढ़ेंगे और 33 नंबर प्रश्न है, आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? आत्मीय सभा के संस्थापक राजा राम मोहन राय,
ध्यान रखेंगे 1815 में उन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना और 1828 में ब्रह्म सभा की स्थापना किए थे। इस बातों को ध्यान रखेंगे। और राजा राम मोहन राय को पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है, प्रथम आधुनिक पुरुष भी कहा जाता है, युगदूत कहा जाता है, राष्ट्रवाद का जनक कहा जाता है। इस तरह से आपको इतनी बात ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न नंबर है आपका 34। 34 में मुगल बादशाह जहांगीर ने आत्मकथा तुजू के जहांगीरी किस भाषा में लिखा था? तो तुजू के जहांगीरी आपको ध्यान रखना है फारसी भाषा में लिखा गया था। सिर्फ एक बाबरनामा है जिसे तुर्की भाषा में लिखा गया था, हालांकि उसका अनुवाद फारसी भाषा में भी कराए गए थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर है आपका 35। तुजू, थोड़ा सा एक बात और मैं बता दूंगा कि बाबर ने अपने आत्मकथा तुजू के बावरी में कृष्णदेव राव का वर्णन किया था और बाबर ने भारत में सबसे शक्तिशाली शासक राणा संगा को बताया है। इस बातों को भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 1953 के गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष ध्यान रखेंगे फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग बना था और 55 में इसने अपना रिपोर्ट सौंपा और इसी के आधार पर 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश की अनुशंसा इसने किया था, लेकिन 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश 1956 में बनाए गए थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित में कौन सा एक शेष दूसरों से मेल नहीं खाता है? तो राइट इसका आंसर हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है, इसका आंसर भांगड़ा हो जाएगा। सभी शास्त्रीय नृत्य है और भांगड़ा अलग है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन एक जैन संप्रदाय है? तो जैन संप्रदाय आपको ध्यान रखना है दिगंबर जैन संप्रदाय है, हीनयान बौद्ध संप्रदाय है, लिंगायत शैव संप्रदाय है और ब्रजयान बौद्ध संप्रदाय है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। मेघालय की गारो खासी निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो ध्यान रखेंगे यह संतरा के फसल के लिए प्रमुख जगह है, क्योंकि यहाँ लेटेराइट मिट्टी सदाबहार वन का विकास है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? तो भारत का दक्षिणतम बिंदु आपको ध्यान रखना है इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा कॉल उत्तरतम बिंदु है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न है, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि भारत का उत्तर से दक्षिण जो दूरी है उत्तर से दक्षिण 3214 है, वही पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी के लेखक कौन थे? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा जॉन मेनार्ड किन्स इसके लेखक है। वे एक अर्थशास्त्री शाखा के रूप में मैक्रो इकोनॉमिक्स का नींव रखे थे। इस बातों को ध्यान रखेंगे। बात कर लेते हैं कुछ अन्य बुक की। सैमुअलसन का लेखक है। सैमुअलसन ने फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस लिखा है। वही मार्शल ने प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स लिखा है। वही रॉबिन्स ने एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स लिखा है। वही हाउ टू पे फॉर द वार जे.एम. किन्स लिखा है। मार्केटिंग मैनेजमेंट केविन लेन किलर ने किया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपका है प्रशासन के नियंत्रण करने वाली भारतीय संसद की प्रमुख समितियां हैं। तो प्रशासन को नियंत्रित करने वाली भारतीय संसद की प्रमुख समितियां आश्वासन समिति है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। आश्वासन समिति मंत्रियों द्वारा सदन में समय समय पर दिए गए आश्वासन वचनों और प्रतिज्ञा की जांच करता है। आश्वासन समिति राज्यसभा में पहली बार 1 जुलाई 1972 को गठित की गई थी। लोक लेखा समिति
1919 के तहत 1921 में गठन किया गया था। वही लोक लेखा समिति में 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से सदस्य होते हैं। प्राक्कलन समिति का गठन जॉन मथाई के सिफारिश पर 1950 में किए गए थे और इसमें 30 सदस्य हैं और सभी के सभी लोकसभा से हैं। इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में स्थानीय स्वतःसाई स्वतःसाई संस्थाओं के प्रति सजगता दिखाने के लिए निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है? तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन स्थानीय स्वशासन के जनक भी माने जाते हैं, भारत के उद्धारक माने जाते हैं। इस तरह से आपको लॉर्ड रिपन का नाम याद रखना है। इसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया था। इल्बर्ट बिल विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो याद रखेंगे, इल्बर्ट बिल विवाद जो है यूरोप के लोगों को मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीश पर लगाई गई पाबंदी को हटाया जाना, यही इल्बर्ट बिल संबंधित है और ये भी बिल लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में आया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त लिपि कौन था? तो अशोक के शिलालेखों में आपको ध्यान रखना है, प्रयुक्त लिपि ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमाइक सभी लिपियों का प्रयोग किया जाता था। अशोक के शिलालेख में 4 लिपियां उत्कीर्ण की गई है, ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमाइक और ग्रीक। अशोक ने मानसेहरा और शहबाजगढ़ी में बृहत शिलालेख की लिपि खरोष्टी लिपि है। अशोक के शाह-ए-कुना लघु शिलालेख लिपि अरमाइक की है। अशोक के लिपि में के सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया था। अशोक ने भारत में सर्वप्रथम शिलालेख लिखने का परंपरा प्रारंभ किया था। अशोक के शिलालेख लिखने की प्रेरणा संभवतः फारस से मिली थी। इतनी बातों को आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपसे बोला है हड़प्पा सभ्यता से संबंधित तथ्यों पर पहचान करना है। तो चलिए पहचानते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसमें राइट आंसर डी होगा। नगरीय सभ्यता था, कांस्यूएंट सभ्यता था, अधैतिहासिक सभ्यता था। ऑल आर करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न मैथमेटिक्स से है। चूंकि हम अभी जीके जीएस करा रहे हैं तो आपको जीके जीएस ही बताएंगे। आगे आपकी डिमांड पर हम नेक्स्ट प्रश्नों को लेकर आएंगे। चलिए हम 61 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 61 है। बोला गया है मक्का में सफेद कली किस तत्व की कमी से हो जाता है? तो मक्का में सफेद कली जिंक के कमी से हो जाता है। धान में खैरा रोग, आम में लिटिल लीफ रोग भी जिंक की कमी से होता है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। मटर में मार्क्स रोज मैग्नीज के कारण, नींबू में डाई बैक रोग, लिटिल लीफ रोग तांबा की कमी से हो जाता है। चुकंदर में फूलगोभी में हॉट रोग बोरोन की कमी से हो जाता है। फूलगोभी के ब्राउनिंग रोग बोरोन के कारण ही होता है। और इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि पौधे में कुछ जीवाणु जनित रोग भी है, जैसे अंगमारी हो गया, नींबू केंकरा, गेहूं टुंडू, ये सब जीवाणु जनित रोग है। तो आपको इतनी बात ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन में सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा तथा संरक्षण प्रदान किया गया? तो आपको ध्यान रखना है कि 97 नंबर का संविधान संशोधन के जरिए सभी को जो है सहकारी समिति को 2011 में संवैधानिक दर्जा दिया गया था। इस समिति के गठित करने के अधिकार मौलिक अधिकार बना दिया गया है अनुच्छेद 19 के तहत, 19 के सी के तहत। इसने एक नया राज्य का नीति निदेशक तत्व जोड़कर सहकारी समितियों को प्रोत्साहन देने हेतु अनुच्छेद 43 ख जोड़ा गया है। इस तरह से आपको इतनी बात ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद के तहत एक सरदारजी कृपान के धारण कर सकते हैं? तो याद रखेंगे, अगाध रूप से हमें प्रेम जो है हमारे धर्म को मानने का हमें आज़ादी है। तो ये अनुच्छेद 25 के तहत इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि आपको ध्यान रखना है कि प्रथम कृपान धारण करना और लेकर चलना ये सब सिख का अंग है
और अनुच्छेद 25 में इसे आज़ादी है। अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों का प्रबंध है और अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19 में आपको ध्यान रखना है कि बोलने की आज़ादी है। तो इतनी बात आपको सभी अनुच्छेद से याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत में नौसेना राजनीतिक प्रमुख है? नौ भारत में सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख कौन है, ये पूछा है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, आप ध्यान रखेंगे, सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख यदि पूछा जाए तो प्रधानमंत्री होता है। वही भारत के राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति होता है। भारत के राष्ट्रपति संवैधानिक कार्यकारी प्रमुख होता है, जबकि प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यकारी प्रमुख होता है। प्रधानमंत्री नीति आयोग, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद और राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद आदि के भी अध्यक्ष होते हैं। प्रधानमंत्री केंद्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता एवं सत्ताधारी दल का नेता होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आप देखिए 65। 65 में बोला है कि उपयुक्त कथन में से कौन सही है? सही को ढूंढना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी सही है। ये 1911 में चीनी क्रांति का नायक सन्यात सेन थे। सन्यात सेन 1905 में तुंग मेंग पार्टी का गठन भी किया था और 1911 में क्रांति के बाद चीन में गणतंत्र स्थापित हुआ था। सारे के सारे सही है। प्रश्न नंबर अब हम बढ़ेंगे 66। 66 में देखिए, 66 में निम्नलिखित में से इसे पूंजीगत व्यय माना जाता है। तो इसका राइट आंसर ध्यान रखेंगे, राइट आंसर हो जाएगा स्कूल की इमारत का निर्माण पूंजीगत व्यय माना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न है, स्विट्जरलैंड की राजधानी कौन सी है? स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। पेरिस फ्रांस की राजधानी है। वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपसे बोला है कि निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है? तो स्थानीय स्वशासन से संबंधित आपको ध्यान रखना है। ये प्रश्न नंबर है आपका 68 और ये लोक व्यवस्था और अनुरक्षण, ये स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है बल्कि स्वच्छता प्रबंध है, जन स्वास्थ्य है और जन उपयोगिता है। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर 69 है। 69 में बोला है कि अंतर्गत शामिल नहीं है, बोला है अधिकार के संरचना के अंतर्गत शामिल नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा, अर्थात 2 और 4 शामिल नहीं है। 2 का मतलब ऊर्जा और 4 का मतलब परिवहन, ये सब सामाजिक आधारित संरचना में शामिल नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट बोला है कि सांसद आदर्श ग्राम योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और विचार में बोला है सत्य कथन कौन सा है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है, 1 और 2 सही है। अर्थात इस योजना के अंतर्गत भारत के सांसदों को एक गांव की पहचान विकसित करने का प्रावधान है और इस योजना के अनुसार कई सांसद स्वयं को अथवा पति पत्नी के गांवों को गोद नहीं ले सकते। इस तरह से एक ही सांसद पति पत्नी अपने ही संसद का गोद नहीं ले सकता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न नंबर है आपका 71। 1944 में गांधीवादी योजना किसने प्रतिपादित किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको श्रीमन नारायण अग्रवाल प्रतिपादित किए थे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। पंजाब में वर्षा का कारण बढ़ने के लिए भूमध्य सागर की उत्पत्ति होने वाली शीतोष्ण कटिबंधीय शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में से किन फसलों की लाभ होता है? तो कौन फसल का लाभ होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा रबी फसल को लाभ होता है। रबी फसल का लाभ होता है चक्रवाती तूफान से। आगे है ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ है? तो ताप्ती नदी का उद्गम आपको ध्यान रखना है कि उसका उद्गम स्थल सतपुरा पहाड़ी में है और अमरकांटक में नर्मदा और सोन का है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। मानसरोवर झील आपको
चेमयुंग ग्लेशियर से सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। बात कर लेते हैं हम ताप्ती नदी की बेसिन क्षेत्र मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात में है। ताप्ती नदी अरब सागर में गिरती है और यह एचरी का निर्माण करती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। रात्रि के समय आकाश में मौजूद सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो रात्रि के समय आकाश में मौजूद सबसे चमकीला ग्रह आपको ध्यान रखना है, शुक्र है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। आगे बता दें कि शुक्र ग्रह दरमियान तथा आकार की दृष्टि से पृथ्वी से का जुड़वा वहन है। शुक्र ग्रह शुक्र ग्रह पर अधिक ताप एवं CO2 अधिक मात्रा के कारण प्रेशर कुकर की संज्ञा दी गई है। शुक्र ग्रह पर सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं और शुक्र ग्रह सुबह का तारा और शाम का तारा कहलाता है। शुक्र ग्रह के पास अपना कोई उपग्रह नहीं है। शुक्र ग्रह सूर्य के एक परिक्रमा 225 दिन में कर लेता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न नंबर है 75। भारत में सरकार ने नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो का गठन किस वर्ष किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की स्थापना 1986 में भारत सरकार के द्वारा किया गया था। अब नेक्स्ट प्रश्न एक बार हम बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर होगा आपका 91। चलिए 91 प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 91 प्रश्न नंबर देखिए, 16वीं शताब्दी के किस भारतीय शासक ने चांदी का सिक्का जारी किया था? तो इसका राइट आंसर आपको ध्यान रखना है, चांदी के सिक्का जारी करने वाला अकबर है, जो कि 16वीं शताब्दी में चांदी का सिक्का जारी किया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न है आपका, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि शेरशाह सूरी, सॉरी, इससे ये यहाँ पे चांदी के सिक्का जारी करने वाला अकबर नहीं है, मिस्टेक हो गया थोड़ा, इसको माफ कीजिएगा। ये अकबर नहीं होगा, इसका राइट आंसर शेरशाह सूरी होगा, क्योंकि इसने चांदी के सिक्के पहली बार जारी किया था। और इस बातों को भी ध्यान रखेंगे कि शेरशाह ने 178 ग्रेन का चांदी का सिक्का जारी किया था, जिसका नाम रुपया रखा था, और 380 ग्रेन का तांबे का सिक्का जिसका नाम दाम रखा था। तो एक तो रुपया चांदी का था और एक दाम आपको ध्यान रखना है तांबा का था, जो कि ये 180 ग्रेन का था और एक 300 आपको ध्यान रखना है 80 ग्रेन का था। इतनी बातों आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के दोनों किन दो अनुच्छेदों में न्यायिक समीक्षा की शक्ति को सर्वाधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर आपको ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 266 में न्यायिक शक्ति को व्यक्त किया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर होगा 93। 93 प्रश्न को देखिए, बोला है उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे 1815 में भारत का पहला सेवियर सवियर जनरल नियुक्त किया गया था। तो इसका राइट आंसर आपको ध्यान रखना है, कॉलिन मैकेंजी को सवियर जनरल घोषित किया गया था। अगले प्रश्न है, मालवा के पठार के उत्तर पश्चिम में स्थित पर्वतमाला को डैश कहा जाता है? तो पर्वतमाला को आपको अरावली पर्वतमाला कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना आपको ध्यान रखना है, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में किया गया था। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा किया गया था। इंडियन लीग की स्थापना 1875 में शिशिर कुमार घोष के द्वारा किया गया था। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किए गए थे। अगले प्रश्न है, ऊंचाई पर रहने वाले व्यक्तियों के ऊतकों एवं रक्त के ऑक्सीजन की कम सांद्रता का कारण क्या है? तो इसका कारण है, आपको ध्यान रखना है, कम वायुमंडलीय दबाव होना। इसके राइट आंसर होंगे कम वायुमंडलीय दबाव होना, बी आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न आपसे बोला है कि सजीवों के वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है? सजीवों के वर्गीकरण की मूल इकाई की बात करें तो आपको ध्यान रखना है जाति मूल इकाई है। कैलोरिस लिनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टमा नेचुरल में यह लिखा है
कि संपूर्ण जीवधारी 2 जगतों में है, पादप जगत और जंतु जगत। प्राणी वर्गीकरण के अनुसार संघ, वर्ग और कुल वंश प्रजाति है। वही प्राणी वर्गीकरण के सबसे बड़ा भाग संघ है और सबसे छोटा भाग प्रजाति है। अरस्तु द्वारा समस्त जीवों के 2 समूहों में विभाजित किया गया है, जंतु समूह और वनस्पति समूह। याद रखेंगे, जगत मोनेरा इनमें से प्रोकैरियोटिक जीवाणु नील हरित शैवाल से संबंधित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी व्यक्ति द्वारा अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने के समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितनी होनी चाहिए? तो व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और एक स्टेथोस्कोप हृदय की धड़कन ध्वनि स्टेथोस्कोप नली में गमन करती है। तो ध्यान रखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि नली के बार-बार परावर्तन द्वारा गमन करती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम कार्बोनेट का एक रूप नहीं है? तो कैल्शियम कार्बोनेट का एक रूप नहीं है, आपको ध्यान रखना है। जिप्सम कैल्शियम कार्बोनेट का एक रूप नहीं है, वही खरिया, चूना पत्थर और संगमरमर कैल्शियम कार्बोनेट का ही एक रूप है। निम्नलिखित में से पीछे के दृश्य को देखने के लिए लगे दर्पण द्वारा आवर्धन कैसा होता है? तो 1 से कम होता है, क्योंकि उसमें उत्तल दर्पण लगा होता है और उसका आवर्धन 1 से कम होता है। बोला है प्राकृतिक मोती है एक मोलस्का। तो याद रखेंगे, प्राकृतिक मोती एक मोलस्का है। मोलस्का संघ जंतु अधिकांश समुद्री, कुछ लवणीय जलों में तथा नमी वाले में पाए जाते हैं। मोलस्का संघ जंतु का सिर और पाद को छोड़कर संपूर्ण शरीर मेटल नामक आवरण का घिरा होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और अगला प्रश्न नंबर होगा आपका 103। 103, निम्नलिखित में से रजिस्ट्रार का मौसम भाग अल्पता अपमिश्रित होता है। तो इसका राइट आंसर आपको ध्यान रखना है। राइट आंसर हो जाएंगे आधार। मौसम में निम्न में ट्रांजिस्टर का कौन सा भाग, मतलब आधार अल्पतम अपमिश्रित होता है? तो आधार हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। कोई व्यक्ति किसी गतिमान रेलगाड़ी में एक सिक्का उछालता है जो कि उसके पीछे गिरता है, इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है, आपको ध्यान रखना है, इसका अर्थ यही है कि त्वरित है, वस्तु त्वरित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। इस सोडा लाइम की एक बोतल को गर्दन से पकड़कर ऊर्ध्वाधर वृत्त रूप में तेजी से घुमाया जाता है, तो बोतल के किस भाग का निकट बुलबुले एकत्रित होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर गर्दन के निकट पकड़ना होगा। इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न बोला है, नेक्स्ट रीजनिंग का है। क्योंकि आप रीजनिंग खुद से कर लेंगे, हम आपको सिर्फ जीके जीएस करा दे रहे हैं। तो अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और अगला प्रश्न होगा 121। चलिए 121 प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 121 में देख लीजिए, बोला है मानव शरीर की सबसे आरबीसी का एक क्या कार्य है? तो आरबीसी का कार्य है, आपको ध्यान रखना है, शरीर की कोशिकाओं को ऑक्सीजन प्रदान करना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। बोला है सबसे कम जीन्स वाले मानव गुणसूत्र क्रमशः। तो सबसे कम जीन वाले मानव गुणसूत्र जो होगा, वो ध्यान रखना है, गुणसूत्र 1 और Y सबसे कम गुणसूत्र वाले होंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस किस उपकरण का उपयोग प्रत्यावर्ती धारा के दिष्ट धारा में बदलने के लिए होता है? तो प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने के लिए आपको ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी, दिष्टकारी होगा, जिसको हम रेक्टिफायर कहते हैं। क्योंकि 22 नंबर हमने बता दिया है कि 22 नंबर का हो जाएगा आपको 1 और Y। बोला है उस गैस का नाम बताइए जो विक टाइप लाइटर में जारी किया जाता है। अर्थात लाइटर में कौन सा गैस होता है? तो ध्यान रखेंगे, लाइटर में आपको ध्यान रखना है ब्यूटेन गैस होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। बोला है कि आधुनिक पीरियोडिक टेबल में सिलिकॉन, जिसको Z14 कहते हैं,
डैश और डैश के बीच रखा गया है। तो ध्यान रखेंगे ये सब जो है एल्युमिनियम और पोटेशियम के बीच में ये सभी को रखा गया है। ऑस्टियसिस पाए जाते हैं। ऑस्टियसिस आपको ध्यान रखना है, अस्थियों में पाया जाता है। नेक्स्ट है 18 वोल्ट की बैटरी से जलाने वाले एक विद्युत बल्ब 3 एम्पियर लेता है तो बल्ब का प्रतिरोध क्या है? तो बल्ब का प्रतिरोध आप सिंपल है कि V इक्वल टू आई आर पढ़े हैं, आई आर पढ़े हैं, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर निकालना क्या है, आपको आर निकालना है। तो V बटे आई इक्वल टू हो जाएगा आर। तो V का मान कितना है 18, 18 बटे हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है 3 इक्वल टू आर हो जाएगा। तो काट देंगे तो 6 ओम इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और अगला प्रश्न आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है उस वैज्ञानिक का नाम बताएं जिनसे यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। तो सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले का नाम बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जे थॉमसन, जिसने इस तरह का प्रतिपादन किया था। अगले प्रश्न है, प्रश्न नंबर आपका रीजनिंग का सवाल है। इससे पहले आपका यहाँ होगा, तो यहाँ देखिए बोला है कि निम्नलिखित में से किस बल की प्रकृति विद्युत चुम्बकीय नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है कि आ, पिंड भार की प्रकृति जो है ना विद्युत चुम्बकीय नहीं है। अस्पतालों से निकलने वाले जैविक कचरे के निपटान का सबसे अच्छा तरीका कौन है? तो इसका जो सबसे अच्छा तरीका है, आपको ध्यान रखना है कि सबसे अच्छा तरीका सी है, भस्मीकरण। जैविक कचरों को भस्मीकरण कर देना सबसे अच्छा तरीका है। प्रिंट सेटिंग का निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प MS वर्ड 365 में केवल दृष्टों को विशिष्ट पृष्ठों को चुनने के लिए प्रयोग में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपको ध्यान रखना है, राइट आंसर हो जाएगा क्रस्ट प्रिंट। क्रस्ट प्रिंट। मध्य वर्ग मध्य कर्ण में इनमें से कौन सा हड्डी नहीं पाया जाता है? तो मध्य कर्ण में आपको ध्यान रखना है हड्डी नहीं पाया जाता है, हैम हैमेट हैमेट में हड्डी नहीं पाए जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। बोला है कि दोलन करते समय लोलक गति 100 सेकेंड के मध्य बिंदु से 100 बार गुजरता है तो लोलक का आवर्तन काल, आपको ध्यान रखना है कि लोलक का आवर्तन काल हो जाएगा 2 सेकेंड, 2 सेकेंड हो जाएंगे। अगले प्रश्न की है स्वतंत्र नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकते हैं। तो स्वतंत्र नाइट्रोजन का स्थिरीकरण आपको ध्यान रखना है, ये सभी एजेक्टोबैक्टर नोटोस्टोक राइजोबियम सभी के सभी हो जाएंगे। अगले प्रश्न है विश्वव्यापी जिसको वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली दूसरी भाषा का नाम बताना है। तो दूसरी भाषा को आपको नाम बताना है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा चीनी दूसरी नंबर का भाषा है। अगर हम कुछ अन्य भाषा की बात करें तो सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाला अंग्रेजी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न रीजनिंग का है। क्योंकि मैथमेटिक्स हमने अब पूरा करा दिया है, आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। इस चैनल को आगे बढ़ाने का प्रयास करें ताकि आपको ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो और अच्छे सेट बना करके हम देने का प्रयास करेंगे। तो जय हिंद,